नमस्कार और पिछले 24 घंटों की महत्वपूर्ण बाजार घटनाओं पर इस विशेषज्ञ स्तरीय रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जहां वैश्विक सूचकांक अधिकांशतः दिन के अंत में ऊंचे बंद हुए, वहीं असली कहानी न तो उन्मादी ट्रेडिंग की है और न ही किसी अप्रत्याशित उत्प्रेरक की। इसके बजाय यह एक संतुलित आशावाद की कहानी है, जिसमें निवेशक एक महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक घटना से पहले खुद को तैयार कर रहे हैं, जो मौद्रिक नीति की दिशा को मौलिक रूप से बदल सकती है। असल में बाजार ने दिन भर चुपचाप एक स्वीकारोक्ति की तैयारी में बिताया। अमेरिका की एक लंबे समय से लंबित संशोधन श्रम बाजार की स्थिति का, जिसे कई लोग महीनों से अधिक आंका गया मानते हैं। यह रिपोर्ट दिन भर की गतिविधियों का विश्लेषण करेगी, जिसकी शुरुआत वैश्विक बाजार प्रदर्शन के एक व्यापक स्कोर कार्ड से होगी। इसके बाद हम मुख्य घटना यानी बहुप्रतीक्षित ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स बेंचमार्क संशोधन में गहराई से उतरेंगे और समझाएंगे कि इसका फेडरल रिजर्व की नीति की दिशा पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद हम भू राजनीतिक मंच की ओर रुख करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों को ब्रिक्स जैसे वैश्विक व्यापारिक समूहों की रणनीतिक प्रतिक्रिया से जोड़ना और यह जांचना कि क्यों कुछ राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद बाजारों में कोई हलचल नहीं आई। अंत में हम क्रिप्टोकरेंसी बाजार के विश्लेषण के साथ निष्कर्ष निकालेंगे, जिसमें दिखाया जाएगा कि यह किस तरह व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक ढांचे में तेजी से एकीकृत हो रहा है। वैश्विक बाजार स्कोर कार्ड। सोमवार के ट्रेडिंग सत्र में वैश्विक शेयर बाजारों में सकारात्मक रुझान जारी रहा। हालांकि यह बढ़त एक शांत प्रवाह जैसी थी, न कि किसी आत्मविश्वास से भरी तेज उछाल जैसी। निवेशक जैसे अपनी सांसें थामे हुए थे, एक महत्वपूर्ण डेटा जारी होने का इंतजार कर रहे थे। उत्तर अमेरिकी सूचकांक नए उच्च स्तर की ओर बढ़ रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी प्रमुख सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जिसमें तकनीकी कंपनियों से भरा नैस्डैक कंपोजिट नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचकर सबसे आगे रहा। S&P 500 ने 0.2% की बढ़त के साथ 6,493 पर बंद किया, जो इसके हालिया रिकॉर्ड से थोड़ा ही कम था। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.3% बढ़कर फैराजी बाज 514.95 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.5% चढ़कर 21,770 तक पहुंच गया। छोटी कंपनियों के रसेल 2000 सूचकांक ने भी व्यापक बाजार की बढ़त में योगदान दिया, जो 0.2% बढ़कर 2,154 पर पहुंच गया। S&P 500 के प्रदर्शन में योगदान देने वाली खबर यह थी कि एप्लोविन और रॉबिनहुड मार्केट्स इस महीने के अंत में इस सूचकांक में शामिल होने जा रहे हैं। विशेष रूप से रॉबिनहुड के शेयरों में 2025 में 3 गुना वृद्धि हुई है, जो डिजिटल एसेट ट्रेडिंग में जारी उछाल और खुदरा निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण है। कंपनी का शामिल होना पारंपरिक वित्तीय बाजारों पर क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। यूरोपीय और एशियाई बाजार मिश्रित तस्वीर। यूरोपीय शेयरों ने मुख्य रूप से अपने अमेरिकी और यूके समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया। फ्रैंकफर्ट का डैक्स 40 सूचकांक 0.9% ऊपर बंद हुआ, जो 23,807.13 अंकों पर रहा, जबकि पेरिस का CAC 40 भी 0.9% बढ़ा। लंदन में FTSE 100 ने केवल 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज की और 9,221 अंकों पर बंद हुआ। हालांकि एशियाई बाजारों ने एक अधिक विविध तस्वीर पेश की। जापान का निक्केई 223 सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ, 0.42% की कमी के साथ 13,009 अंकों पर समाप्त हुआ। इसके विपरीत हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.9% बढ़कर 25,134 पर बंद हुआ। बेहतर बाजार भावना के बीच लगातार दूसरे सत्र में अपनी बढ़त को बढ़ाया। यह अंतर क्षेत्रीय कारकों को उजागर करता है, भले ही वैश्विक मैक्रो थीम्स समग्र कथा पर हावी हों। मुद्रा और कमोडिटी की चालें। अमेरिकी डॉलर को यूरो के मुकाबले लगातार बिकवाली के दबाव का सामना करना पड़ा। EUR-USD जोड़ी, जो वैश्विक मुद्रा भावना का एक प्रमुख संकेतक है, 0.18% बढ़कर 1.1340 पर पहुंच गई। यूरो की यह सराहना सीधे तौर पर अमेरिका में सामने आ रहे मैक्रो इकोनॉमिक विकास से जुड़ी है और यूरोप में, जिस बिंदु पर हम जल्द ही विस्तार से चर्चा करेंगे। दिन की सबसे उल्लेखनीय चालों में से एक सोने की कीमतों में लगातार तेजी थी। पीला धातु सोना नई रिकॉर्ड ऊंचाई 3,114 प्रति औंस पर पहुंच गया, जिसकी कीमत कई कारकों के मेल से बढ़ी है, जिनमें भविष्य में फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती की अटकलें और स्टैगफ्लेशन की बढ़ती आशंकाएं शामिल हैं।
सोना अब तक साल में लगभग 40% बढ़ चुका है और इसका प्रदर्शन निवेशकों के बीच इस बढ़ती चिंता को दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति की रफ्तार के साथ नहीं चल पाएंगे। मौद्रिक आर्थिक उत्प्रेरक BLS बेंचमार्क संशोधन जो दिन की केंद्रीय घटना थी, भले ही इसने सुर्खियों में आने वाली बाजार अस्थिरता उत्पन्न न की हो, वह था अमेरिका की ओर से प्रारंभिक बेंचमार्क संशोधन, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें BLS अपनी मासिक पेरोल अनुमानों को राज्य बेरोजगारी बीमा रिकॉर्ड से प्राप्त अधिक सटीक और व्यापक डेटा के साथ अपडेट करता है, जो अमेरिका की 95% से अधिक नौकरियों को कवर करता है। नौकरियां। इसका उद्देश्य मासिक सर्वेक्षण डेटा में असंगतियों को ठीक करना और श्रम बाजार की स्थिति की अधिक विश्वसनीय तस्वीर प्रस्तुत करना है। आंकड़े अब एक नई कहानी बता रहे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों ने मार्च 2025 में समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि के लिए नॉन फार्म पेरोल्स में महत्वपूर्ण गिरावट की भविष्यवाणी की थी। अमेरिका बैंक, वेल्स फार्गो और एवरकोर ISSE के अर्थशास्त्रियों के आम सहमति अनुमान ने 4,70,000 से 10 लाख नौकरियों के बीच गिरावट का संकेत दिया था। अगर इसे परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह एक बड़ी गिरावट की समायोजन है। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जैसा कि पहले बताया गया था, हर महीने औसतन 1,39,000 नौकरियां नहीं जोड़ रही थी, बल्कि यह संख्या कहीं अधिक कम 48,000 से 1,10,000 के बीच थी। इस अपेक्षित संशोधन की मात्रा पिछले वर्ष की असामान्य रूप से बड़ी 5,28,000 नौकरियों की गिरावट के समान है। यह अद्यतन डेटा उसी बात की पुष्टि करता है जिसका संदेह कई विश्लेषकों को था। श्रम बाजार में ठंडक पहले से भी तेज गति से आ रही है, जितना कि मासिक आंकड़ों से पता चलता था। फेडरल रिजर्व से इसका सीधा संबंध है। आमतौर पर शांत कारोबार वाले दिन बाजार की हल्की आशावादिता सीधे तौर पर इस डेटा संशोधन के निहितार्थों से जुड़ी है। फेडरल रिजर्व के नीति निर्णय खुद उसके अनुसार आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। नौकरियों के आंकड़ों में बड़ी गिरावट मौद्रिक नीति में नरम रुख अपनाने के लिए स्पष्ट आधार प्रदान करती है। यह प्रक्रिया सीधी सादी है। बेंचमार्क संशोधन श्रम बाजार की सेहत को और अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय रूप से दिखाता है। डेटा से पता चलता है कि श्रम बाजार पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तेजी से ठंडा हुआ है और यह काफी कमजोर है। यह नरमी एक स्पष्ट संकेत है कि अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है और इसलिए न केवल ढीली मौद्रिक नीति को सहन कर सकती है, बल्कि इसकी आवश्यकता भी हो सकती है। नतीजतन यह नया डेटा फेड के लिए और अधिक नरम रुख अपनाने का रास्ता खोलता है और यह केंद्रीय बैंक के कुछ अधिक उदार सदस्यों को आगामी सितंबर बैठक में अपेक्षा से अधिक बड़ी दर कटौती के पक्ष में तर्क देने का कारण दे सकता है। बाजार पहले ही इस पूर्वानुमान पर प्रतिक्रिया दे रहा है और सूचकांकों व सोने की कीमतों में चुपचाप हो रही वृद्धि इसी विश्वास को दर्शाती है। राजनीतिक अंतर्धाराएं। कच्चे आंकड़ों से परे BLS बेंचमार्क संशोधन एक तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में सामने आ रहा है। पिछले महीने मई और जून की नौकरियों के आंकड़ों में महत्वपूर्ण गिरावट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने BLS आयुक्त को बर्खास्त कर दिया। उन पर रोजगार डेटा में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया। नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स को BLS की सटीकता और स्वतंत्रता की रक्षा का आग्रह करते हुए सार्वजनिक बयान जारी करना आवश्यक लगा। यह चल रही राजनीतिक खींचतान केवल एक फुटनोट नहीं है, बल्कि यह उन आंकड़ों की बुनियादी अखंडता पर गहरे संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर सभी नीतिगत और बाजार संबंधी निर्णय आधारित होते हैं। मार्च 2025 तक पैरोल में अपेक्षित गिरावट की समीक्षा इस बहस को और भी हवा देती है। जहां बाजार का ध्यान इन आंकड़ों के फेड की नीति पर मायने रखने पर है, वहीं राजनीतिक प्रतिक्रिया संस्थाओं और राजनीतिक शक्ति के बीच व्यापक तनाव उजागर करती है, जो अनिश्चितता और टकराव पैदा कर सकता है, चाहे इसका तात्कालिक रूप से संपत्ति की कीमतों पर कोई प्रभाव न भी पड़े। भू राजनीतिक ताकतें और आर्थिक प्रभाव। जबकि श्रम बाजार मैक्रो इकोनॉमिक चर्चा पर हावी रहा, दो प्रमुख भू राजनीतिक घटनाओं ने यह दिखाया कि वैश्विक और स्थानीय ताकतें किस तरह एक दूसरे से टकराती हैं। ट्रंप द्वारा दक्षिण अफ्रीका पर टैरिफ, एक मापनीय आर्थिक झटका। राष्ट्रपति ट्रंप के दक्षिण अफ्रीकी वस्तुओं पर 30% टैरिफ लगाने के फैसले ने देश को एक सीधा और मापनीय आर्थिक झटका दिया है। दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व बैंक का अनुमान है कि सबसे खराब स्थिति में देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP इस वर्ष 0.69% तक घट सकती है। यह पूर्वानुमान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रैंड की संभावित 15% गिरावट को भी ध्यान में रखता है। डॉलर
इन टैरिफों के कारण निर्यात निर्भर क्षेत्रों जैसे कृषि और ऑटोमोबाइल असेंबली में लगभग 30,000 नौकरियां तत्काल खतरे में पड़ गई हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के लिए विशेष रूप से नुकसानदायक है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था लगातार 2 वर्षों से 1% से अधिक की वृद्धि हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है और पिछले 2 वर्षों में इसकी वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 37वें स्थान से गिरकर 64वें स्थान पर आ गई है। ब्रिक्स रणनीतिक प्रतिक्रिया। इन टैरिफों द्वारा उत्पन्न आर्थिक उथल पुथल हाल ही में ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री ईएम द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए एक प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि प्रदान करती है। यद्यपि विदेश मंत्री की टिप्पणियों में दक्षिण अफ्रीका के टैरिफों के बारे में स्पष्ट रूप से बात नहीं की गई, फिर भी उन्होंने अमेरिकी सरकार द्वारा प्रस्तुत संरक्षणवादी जोखिमों के प्रति एक शक्तिशाली रणनीतिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। नीति। विदेश मंत्री के भाषण में व्यापार और निवेश के लिए अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित वातावरण का आह्वान किया गया, जो निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के लाभ के लिए हो। उन्होंने विनिर्माण और उत्पादन के लोकतंत्रीकरण तथा अधिक लचीली, विश्वसनीय, अनावश्यक और छोटी आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की वकालत की, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को ऐसे झटकों से बचाया जा सके। विदेश मंत्री की टिप्पणियां महज अमूर्त बातें नहीं थीं, बल्कि वे दक्षिण अफ्रीका के समक्ष मौजूद समस्या के लिए प्रत्यक्ष, दूरदर्शी रणनीतिक नुस्खा थीं। यह संबंध दर्शाता है कि बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन से आने वाली उच्च स्तरीय राजनीतिक बयानबाजी अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा किए गए विशिष्ट बाजार को प्रभावित करने वाले कदमों के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है। इस दृष्टिकोण में ब्रिक्स समूह खुद को एक ऐसे वैश्विक व्यवस्था के विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है, जो एक तरफा व्यापारिक उपायों के प्रति लगातार अधिक संवेदनशील होती जा रही है। यूरोपीय राजनीतिक घबराहट, बाजारों के लिए एक गैर घटना। टैरिफ के स्पष्ट आर्थिक प्रभाव के विपरीत यूरोप में राजनीतिक उथल-पुथल निवेशकों के लिए शायद ही कोई मायने रखती थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा ब्यूरो के बारे में उम्मीद थी कि वे अविश्वास मत हार जाएंगे, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है और सामान्यतः बाजार में अस्थिरता ला सकती थी। हालांकि इसके बावजूद डैक्स और सीएसी 40 में वृद्धि हुई और यूरोपीय शेयरों ने अपने यूके समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। यह मध्यम प्रतिक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि वैश्विक मैक्रोइकोनॉमिक कथा, जो फेड की संभावित नीति बदलाव पर केंद्रित है, फिलहाल क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता की तुलना में भावना को अधिक शक्तिशाली रूप से प्रभावित कर रही है। यह तथ्य कि निवेशक एक अधिक नरम अमेरिकी नीति की संभावना को प्राथमिकता देते हैं, केंद्रीय बैंक को यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बड़े राजनीतिक संकट से ऊपर प्राथमिकता देना, आधुनिक बाजारों में एक महत्वपूर्ण पैटर्न को उजागर करता है। प्रमुख प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घटनाएं अक्सर क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाओं को कम से कम अल्पकालिक रूप में दबा और ढक सकती हैं। परिपक्व होता हुआ क्रिप्टो बाजार। क्रिप्टोकरेंसी बाजार अब एक सीमांत परिसंपत्ति वर्ग नहीं रह गया है। इसकी गतिविधियां अब पारंपरिक बाजारों को संचालित करने वाली उन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक ताकतों के साथ तेजी से समन्वित हो रही हैं। यह दिन के प्रमुख डिजिटल संपत्तियों की मूल्य गतिविधि में स्पष्ट रूप से देखा गया। मूल्य गतिविधि। मुख्य स्तरों पर रस्साकशी। बिटकॉइन लगभग $112,000 के स्तर पर स्थिर रूप से कारोबार करता रहा। पिछले 24 घंटों में इसमें 0.997% की मामूली बढ़त देखी गई, लेकिन ये $113,000 के पास प्रमुख प्रतिरोध को पार करने में असमर्थ रहा। इसी दौरान इथेरियम लगभग $4,300 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले 24 घंटों में 0.30% ऊपर था। कुल क्रिप्टो करेंसी बाजार पूंजीकरण मजबूत बना रहा, जो लगभग $3.97 ट्रिलियन पर था। वही व्यापक आर्थिक कारक जो शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं। इस स्थिरता के मुख्य कारण वही हैं जो पारंपरिक संपत्तियों जैसे शेयर और सोने को प्रभावित करते हैं। विश्लेषक 3 प्रमुख कारकों की ओर इशारा करते हैं। अमेरिका में दरों में कटौती की उम्मीद, स्थिर कॉइनों के माध्यम से नई तरलता का प्रवाह और संस्थागत खरीदारी में निरंतरता। मुद्रास्फीति के आंकड़ों में गिरावट की समीक्षा एक तेजी को ट्रिगर कर सकती है, जिससे बिटकॉइन अपने वर्तमान प्रतिरोध स्तर से ऊपर जा सकता है। क्रिप्टो बाजार में होने वाली हलचलें मूल रूप से उन्हीं फेडरल रिजर्व नीति की अपेक्षाओं से जुड़ी हैं, जो पारंपरिक वित्त का रुख तय कर रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो बाजार के बढ़ते एकीकरण और क्रिप्टो के अपरिवर्तनीय मुख्यधारा में आने को रेखांकित करता है। दैनिक मूल्य उतार चढ़ाव से परे, आज की खबर इस बात की पुष्टि करती है कि क्रिप्टो करेंसी बाजार वैश्विक वित्तीय प्रणाली का एक केंद्रीय हिस्सा बनता जा रहा है।
रॉबिनहुड मार्केट्स को S&P 500 में शामिल किया जाना सीधे तौर पर डिजिटल एसेट ट्रेडिंग से हुई इसकी लाभप्रदता का परिणाम है। इसी समय माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनियां सक्रिय रूप से बिटकॉइन की नई खरीद के साथ अपनी बैलेंस शीट का विस्तार कर रही हैं। हाल ही में $1,755 बिटकॉइन की औसत कीमत $111,169 पर खरीद के साथ इसकी कुल होल्डिंग्स 628,000 से अधिक BTC हो गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 31.5 बिलियन है। यह प्रत्यक्ष कॉर्पोरेट भागीदारी और साथ ही नियामकीय विकास जैसे कि नैस्डैक द्वारा टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज लॉन्च करने की तैयारी एक प्रणालीगत बदलाव को दर्शाती है। बाजार केवल क्रिप्टो का व्यापार नहीं कर रहा है, बल्कि इसे अपना भी रहा है। यह एक शक्तिशाली दीर्घकालिक प्रवृत्ति है जो दैनिक उतार चढ़ाव से परे है और यह संकेत देती है कि भविष्य में डिजिटल संपत्तियां वैश्विक वित्त का स्थायी हिस्सा बन जाएंगी। निष्कर्ष: पिछले 24 घंटों में बाजार का प्रदर्शन कोई यादृच्छिक या दिशाहीन घटना नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण डेटा जारी होने की प्रत्याशा में किया गया एक सोचा समझा कदम था। दिन की मुख्य कहानी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो की प्रारंभिक बेंचमार्क संशोधन पर केंद्रित थी, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि श्रम बाजार पहले की तुलना में काफी नरम होने की पुष्टि होगी। अर्थव्यवस्था के ठंडा होने की यह नई अधिक सटीक तस्वीर फेडरल रिजर्व को एक स्पष्ट संकेत देती है और मौद्रिक नीति में अधिक आक्रामक उदार बदलाव के लिए संभावित औचित्य भी प्रदान करती है। यह शक्तिशाली व्यापक आर्थिक विषय अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर भारी पड़ गया। हमने यह बाजार की फ्रांसीसी राजनीतिक संकट पर अपेक्षाकृत शांत प्रतिक्रिया में देखा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मौद्रिक नीति की वैश्विक कहानी क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरता की तुलना में भावना को कहीं अधिक प्रभावित करती है। इसी तरह राष्ट्रपति ट्रंप के दक्षिण अफ्रीका पर लगाए गए टैरिफ का स्पष्ट और मापनीय प्रभाव ब्रिक्स समूह की रणनीतिक भविष्य की ओर देखने वाली प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग है, जो अब सक्रिय रूप से एक वैकल्पिक प्रणाली बनाने के लिए काम कर रहा है जो ऐसे झटकों के प्रति लचीला हो। अंत में क्रिप्टो करेंसी बाजार की कीमतों की चाल, जो पारंपरिक संपत्तियों की तरह ही व्यापक आर्थिक कारकों से संचालित होती है और इसकी पारंपरिक वित्तीय ढांचे में निरंतर एकीकरण, जैसा कि रॉबिनहुड के S&P 500 में शामिल होने और माइक्रो स्ट्रेटेजी की लगातार खरीद से देखा गया, इसकी परिपक्वता की पुष्टि करता है। बाजार ने अपनी पूर्वाभास को कीमतों में शामिल कर लिया है। अब ध्यान आधिकारिक आंकड़ों और उसके बाद होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक पर है, जो या तो बाजार के विश्वास को सही ठहराएगी या नए कारक पेश करेगी। यह कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं, हमें बताएं। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दिए गए संपर्क विवरण पर हमसे संपर्क करें या आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी जुड़ सकते हैं।